जी, आप आए, बाहर आई, आ गए, फिर से आ गए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और आज क्लास है आपके सामने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, स्टडी हब आपके सामने है, नोट्स आपके सामने है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो था यस्टरडेज़ क्लास। क्योंकि वो क्लास जो मैंने इसलिए ले ली ताकि आपके लिए इजी हो जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझना। वरना लोगों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैंने कल भी क्या बोला, इट इज़ अ टेक्निकल जार्गन। और दूसरा मसला क्या है, कुछ लोग सिर्फ रीडिंग करते रहते हैं, तो इट्स वेरी बोरिंग। सही है ना। अब हमें जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आ गया ना, ऑल्दो मेरा टाइम लगा, आपका भी टाइम लगा, हमारा थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन ये है कि हमें अब वो बात क्लियर हो गई। अब पढ़ना आसान हो जाएगा। ऑल्दो अभी भी पढ़ने का है इसमें, लेकिन पढ़ना आसान हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हेन इट्स अबाउट द केस स्टडी। चाहे एम टी क्यूज़ वाली स्पेशली बात करें, सही है ना, केस स्टडी में एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट एरिया है। लेकिन जब एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मार्क्स कैश। और मैं चाहता हूँ इस सेशन के बाद एक दो केस स्टडीज़ हम कर ले। वैसे तो पास्ट पेपर्स की भी केस स्टडीज़ दी हुई, लेकिन मैं कुछ और केस स्टडीज़ भी चाहूँगा कि वो आप ज़रूर देखें इसके बाद, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जामिनर, यानी मैंने कल क्या कहा था, जिसको इसका कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए तो बहुत ही आसान है इसके मार्क्स लेना, और जिसको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता उसके लिए पता है क्या है, वो बेचारा रीडिंग करता रहेगा, एग्जामिनेशन में सवाल वो बोलेगा इसमें गड़बड़ है क्या, कहीं गड़बड़ नज़र ही नहीं आ रही ना। मज़े की बात ये, क्योंकि वो बोल रहा है चेयरमैन और सीईओ एक ही बंदा है, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन आपको अब वो बुराई पता है कि ये निज़ाम ही गलत है जिसमें सारे इख्तियारात एंड द पावर्स गिवन टू वन इंडिविजुअल, उसको देना, ये निज़ाम ही गलत है। ये निज़ाम ही गलत है जिसमें एक बोर्ड को ही सारे पावर्स दे दो। ये निज़ाम ही गलत है कि डायरेक्टर्स, नो मैटर दे कमिंग आफ्टर द इलेक्शन अपॉइंटमेंट और वॉट एवर वोट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें खुद सेट करें, अपने आप को नॉमिनेट करें, अपना एहतसाब खुद करें। ये निज़ाम ही गलत है। इंटरनल ऑडिटर अपना भरपूर काम करें लेकिन रिपोर्ट करें सीईओ को, ये निज़ाम ही गलत है। बल्कि मैंने एक एग्जामिनेशन में केस स्टडी देखी थी कि इंटरनल ऑडिटर वाज डूइंग रियली गुड जॉब एंड ही और शी वाज रिपोर्टिंग टू सीएफओ। अरे भाई, ये निज़ाम ही गलत है। क्यों? यानी फाइनेंस के हेड को आप रिपोर्ट कर रहे हो बस, तो बस फाइनेंस को तो आपने फिर एग्जाम्प्ट ही कर दिया ना, फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये निज़ाम ही गलत है। सारे डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों, ये निज़ाम ही गलत है। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना, ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी, ये मैंने आपको रिफ़्रेश किया था, उस पर टाइम लगा, आपका भी मेरा भी, गला भी दर्द हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन काम हुआ। ठीक है ना। तो आज हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा ना। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दो तीन बातें इन्होंने पहले इनिशियल कर दी हैं। What is corporate governance? It is the nizam, it is the system by which companies are directed, controlled, administered, whatever the vocabulary you want to use, you can do it. Board of directors are responsible for the governance of their company. और governance का मतलब मैंने आपको बताया था, control. Governance का मतलब क्या है? Control. The shareholders' role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. ये तो आपसे किताब बात कर रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर की जिम्मेदारी यहीं तक नहीं है। अगर आप हकीकी निज़ाम देखो तो उसमें शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े भी और वो एजीएम में जाए भी। और एजीएम में नॉट ओनली फॉर द फूड, क्योंकि बहुत लोग एजीएम सिर्फ खाना खाने जाते हैं। एक कंपनी थी, फॉरगॉट द नेम, वो एजीएम में बकायदा महंगे महंगे गिफ्ट भी देती थी। ध्यान हटता रहे सबका, ध्यान हटता रहे हैं। ये तो बड़ी, जैसे क्लास, मेरी फिजिकल क्लास हो और मुझे पढ़ाना ही ना आता हो, और मैं क्लास में जी कभी वो कुकीज़ दे रहा हूँ, कभी कुछ दे रहा हूँ यार, ताकि बच्चों का ध्यान खाने पीने पे रहे। घंटा गुजरा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। तो गुड गवर्नेंस ये कहता है कि शेयर होल्डर्स पढ़ के आए फाइनेंशियल्स, एंड देन व्हेन दे अटेंड द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, उसको अटेंड करें तो उसमें बाकायदा फिर वो सवाल करें, अटेंटिव रहें। दिस इज़ योर कंपनी, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन दोस्त, ये तो हो गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, पूरे टाइम लगा। व्हाट डू यू मीन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे इदारे के अंदर बोर्ड, और मैंने कल आपको बताया था कि एक कमेटी बहुत पावरफुल है, वो है ऑडिट कमेटी, आज भी उस पर बात होगी।
कोशिश करते हैं एक क्लास में हो जाए, अगर नहीं हुआ तो एक और क्लास भी इस पे लगा देंगे क्योंकि पेजेस ज़्यादा हैं, कोई मसला नहीं है, अपने को कौन सी जल्दी है, हम सब तो हैं ही फारिग चंद टेक्सटाइल के मालिक, कोई मसला थोड़ी है, फारिग ही तो हैं। Individuals with responsibility for overseeing the strategic direction of the entity, वो कौन होता है, वो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आजकल उसकी सारी जिम्मेदारियाँ किसके पास है, द ऑडिट कमेटी, बिकॉज ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी whatever and the financial reporting process। अगर आपको याद हो मैंने एक बात बताई थी आपको, देखिए यहाँ पर अपने कोर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बेबी, अगर आपको और मज़े का पढ़ना है देन यू शुड गो टू SBL, जो हमारा अगला पेपर है, स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडरशिप, उसमें फिर सवाल भी मज़े का बनता है और उसमें फिर और तूफान पढ़ाया जाता है, सही है ना। लेकिन अभी है मामला, लेकिन मैं इसमें कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे भरपूर बात कर रहा हूँ। देखिए आपको मैंने कल भी बताया था कि ऑडिट कमेटी में अगर सारे टेक्सटाइल के एक्सपर्ट हो तो हम बोले यार इससे टेक्सटाइल कंपनी वेरी राइट सब कुछ, लेकिन उसमें वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कैसे देखेंगे अगर उनमें से एक या दो बंदे फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं तो, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, वो आपको पता है, वो जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फाइनेंस, HR और वॉट एवर। एग्जाम एडवाइस क्या, एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर एग्जामिन्ड रेगुलरली, स्पेशली ऑडिट कमेटी, ये दो चार चीज़ें वो ज़्यादा पूछता है। चेयरमैन CEO का रोल, कि अगर ये एक हैं, डायरेक्टर्स हैं नहीं, सारे एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, और इसी तरह ये जो ऑडिट कमेटी का रोल, ये इसका बहुत फेवरेट है, सही है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन आस्क्ड, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, मैंने जो आपको बोला वीकनेसेस आपको ढूंढनी है, लेकिन वो वीकनेस आपको तभी मिलेगी जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वीकनेस नहीं मिलेगी आपको, सही है ना। आप पढ़ते रहेंगे 3-4 दफ़ा ही पढ़ेंगे, आपको वीकनेस नहीं मिलेगी। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू रिकमेंड सम टाइम, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई आप रिकमेंड भी कर दो, तो रिकमेंड कर देंगे ना। जब आप बोर्ड को देखोगे आप सबसे पहले मिस्टेक बताओगे कि भाई द होल बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नाउ व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन, माई रिकमेंडेशन is to have a balance between executive and non-executive directors, सही ना भाई। एक ही बंदा है, he is Mr. Brown is the chairman CEO of the company, so you identified the weakness कि भाई एक बंदा नहीं होना चाहिए, कि too much authority is given to one individual and kind of self-review stuff। What is your recommendation now? My recommendation is to do the separation between these two roles, कि दो बंदे हैं, एक मिस्टर ब्राउन है, एक मिस्टर वाइट है। Now what is the objective of corporate governance? बहुत सारी बातें की। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। मैंने आपसे कल एक बात की थी, ये देखें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था कि जिन कंपनीज़ में गुड गवर्नेंस नहीं होगा वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेंगी और वो क्रैश हो जाएंगी। जैसे जिन घरों में अच्छा गवर्नेंस नहीं, आपने देखा घर में भी एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, दादाजी, पिताजी, उनकी अथॉरिटीज़, बड़े बेटे को इतनी अथॉरिटी दी, इसको बेटी को इतनी अथॉरिटी दी, बहू की इतनी अथॉरिटी है, माँ की इतनी, और इनके रोल्स डिफाइन है, और एक ही बंदे के हाथ में सारे पावर्स दे दो, हो सकता है पूरे घर को ले डूबे। इसीलिए चेक एंड बैलेंस वो उससे पूछेगा। रात को एक बोर्ड मीटिंग होती है, पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं हाँ भाई क्या किया, दुकान पर क्या किया, ओके पढ़ाई कैसे, ऑल दी एस्पेक्ट सबको देखना। ये अगर जहाँ पर आप सारे पावर्स एक जगह दे दो ये वो, तो वो बात उस तरह रहती नहीं है और फिर लॉन्ग टर्म। और इसी तरह मैंने कंट्री के लिए भी कहा था कि जब मुल्क में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा और एनरॉन जैसे केसेस ज़्यादा होंगे, अल्टीमेटली मैंने तो बल्कि आपको लिंक करके बताया था कि 2008 का ग्लोबल रिसेशन, वो जो मैंने आपको लेमन ब्रदर्स की बात की थी, और किस तरीके से, क्योंकि हम तो US में ये चीज़ देख रहे हैं ना, हमें तो ये सारी चीज़ें, तो मैं तो ज़ाहिर है किस तरीके से वॉल स्ट्रीट इज़ कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीट। US की इकॉनमी इतनी सिस्टमेटिक है कि वॉल स्ट्रीट, यानी आप देखोगे कि यार ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और ये चीज़ें, इनका लिंक आम आदमी की ज़िंदगी से, मेन स्ट्रीट से था, और है वो कैसे भाई, वही आपको बताया जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस अब क्यों हुई थी, क्योंकि हर होमलेस को तुम घर दे रहे हो, तुम्हें तो अपने मज़े लगे हुए थे, इंश्योरेंस के अपने मज़े लगे हुए थे, सबके बोनसेस चल रहे थे, अल्टीमेटली पूरी दुनिया को रिसेशन में ले गए। अच्छा जब दुनिया रिसेशन में चले जाती है तो फिर वही पीछे बड़े सेठ आते हैं, बड़ी लॉबीज आती हैं और वो सस्ते में से सारा माल उठा लेती, क्योंकि माल तो अब रोड पे होता है,
सारा स्टॉक्स भी क्रैश हुए हुए होते हैं। अच्छा, मैं भी उन्हीं में से हूँ कि भाई रिसेशन जब आए तब माल जमा करो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइस है, सही है ना। जब सब बोले हैं कि भाई लुट गए लुट गए लुट गए, व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल यू हैव टू बी ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी, जब सब बोले आओ आओ स्टॉक मार्केट में चलो, बिटकॉइन में चलो, तब बाहर आ जाने का, यू हैव टू बी फियरफुल। जब सब अंदर घुसे आप बाहर आओ, जब सब बाहर आ रहे हो हाय मर गए मर गए मर गए, आप एंटर हो जाओ। वही मज़े का है, उसी में बंदे पैसे बनाते हैं। तो यही होता है, जब मार्केट क्रैश होती है उस टाइम प्रॉपर्टीज़ भी उठाई जाती हैं, सब कुछ, और फिर इसी तरह ये पहिया अप डाउन चलता है दुनिया में। ओके, एनीवेज, corporate governance aim to achieve so many things: ethical, moral behavior of corporate management, integrity, transparency, accountability, कल मैंने इन ingredients के बारे में ही बोला था, compliance with laws and regulations, securing reputation, confidence, yes, कितनी दफ़ा बोला, जब अच्छा निज़ाम होगा यू विल एबल टू अट्रैक्ट गुड स्टेक होल्डर, अच्छे सप्लायर भी आएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, अच्छे कस्टमर्स भी आएंगे। यू वॉन्ट डू जॉब और डू एनी रिलेशनशिप विद द कंपनी हैविंग पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप भी बोलोगे यार मुझे ऐसे इदारे में काम नहीं करना जिसका निज़ाम ठीक नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इदारा मरेगा, तो मैं क्यों इस इदारे को रॉ मटीरियल सप्लाई करूँ, अल्टीमेटली आई विल बी वेस्टिंग माई मनी। और एज अ बैंकर आई डोंट वांट टू डू इट, और एज अ कस्टमर और इवन एज एन एम्प्लॉय और एज अ डायरेक्टर बैठूंगा, अल्टीमेटली जेल ही लगेगी, जैसे एनरॉन में लगी थी जेल, कितने लोग अल्टीमेटली जेल में जाना पड़ेगा। एनीवेज, इन जनरल गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व सेवरल ओवरसाइट एक्टिविटीज़। यस, अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही स्ट्रेटजी सेट करें मज़ा ही नहीं आएगा, तो हमें फ्रेश आइज़ चाहिए, इंडिपेंडेंट आइज़ चाहिए, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होती है। इसी तरह मैंने आपको एक बड़ा इल्मी नुक्ता बताया था, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से कहोगे कि तुम ही रिस्क मैनेजमेंट करो, तो दे विल टेक एबनॉर्मल रिस्क। वाई? बिकॉज दे आर लिंक्ड विद द प्रॉफिट, उनको बोनस मिलता है जो प्रॉफिट आता है, तो वो तो बोलेंगे उठाओ रिस्क। यानी अगर मैं आपसे कह दूं आपने फॉर एग्जांपल एक्स डेस्टिनेशन से, डेलिस से गाड़ी चलानी है कैलिफोर्निया तक, हाँ, टेक्सास से कैलिफोर्निया तक आपने जाना है, और जितना जल्दी पहुंचोगे उतना आपको बोनस मिलेगा, आप तो एक्सीलेटर तो दबा दोगे, सही है ना, कितने लोगों की जानों को ख़तरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ बंदे ऐसे भी चाहिए गाड़ी में जो ब्रेक के ऊपर भी बात करें, जो बैलेंस करने की बात करें। दैट्स वाई वी नीड सम इंडिपेंडेंट पीपल। ऑल्दो उन इंडिपेंडेंट लोगों की वजह से मईशत को नुकसान भी होता है। आप बोलेंगे सर ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, इस ऐसी अजीब सी बात करने के लिए तो आपने मुझे हायर किया है, ऐसी अजीब सी बात करने के लिए तो आपने मुझे हायर किया है। मैंने आपको कल एक लॉ बताया था यूनाइटेड स्टेट्स का, सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, बड़ा टफ लॉ है ये, रूल बेस्ड लॉ है, रूल बेस्ड लॉ है, स्ट्रॉन्ग, यानी जो कंपनीज लिस्टेड हैं उसको फॉलो करना है। और ये कब आया था? एनरॉन के बाद। आपको पता है इसके बाद मैंने कई दफ़ा आर्टिकल्स ऐसे पढ़े कि ये मईशत के लिए बड़ा मुश्किल लॉ है, यानी लोग इसको बुरा लॉ समझते हैं। एक तो अच्छाई अपनी जगह है, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी है, क्योंकि कंपनीज को ऑडिट कमेटीज़, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इन सबको हायर करने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ी। और आपको पता है ये एनईडीज़ कौन होते हैं? ज़रा तवज्जो से सुनना, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट से कोई लिंक होता नहीं है। इनका तो लिंक होता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, फिक्स सैलरी लो, गेट आउट। फिर ये आते हैं 3 महीने बाद, बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, 11 मीटिंग फीस, थैंक यू बाय बाय। ये पता है कौन होते हैं? अब मुझे यही अल्फाज अदा करने पड़ेंगे, ये बहुत बड़े फट्टू होते हैं, यानी रिस्क अवर्स। क्यों? ये कंपनी को कोई भी स्ट्रेटजी में रिस्क लेने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं ये? क्योंकि इनको पता है रिस्क लेने से इनको तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इनका तो प्रॉफिट के साथ कोई लिंक ही नहीं है। इन्हें तो ये तो चाहते हैं कंपनी बिल्कुल स्लो चले, बिल्कुल स्लो होके चले, ताकि इनकी जॉब बरकरार रहे और इनको हर महीने पैसा मिलता रहे। लेकिन ये कितना नुकसानदेह है ओवरऑल मईशत के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। वी नीड रिस्क सीकर्स ऑल्सो, जो आगे बढ़े भागें। तो सर्बन्स ऑक्सले एक्ट ने ये बताया कि ये दुनिया, यानी ये मैं आर्टिकल्स ऐसे पढ़ा था कि इन्होंने बाकायदा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़े किए। ये आप समझ रहे हैं? ये मैं आपको एक बिल्कुल ही अलग स्कूल ऑफ थॉट दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नुकसान भी बता रहा हूँ कि ये नुकसान कितना है ऐसे लॉस का, ऐसे रूल बेस्ड लॉ का। खैर एनीवेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मर्जर्स, एक्विजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, कंपनसेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, आगे बात वो कल भी रिम्यूनरेशन पे बात की, रिस्क एंड कंट्रोल सिस्टम वी जस्ट टॉक, इंगेजिंग इंटरनल ऑडिटर्स, यानी कितना सब कुछ है जो गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। और ज़ाहिर है सबके अपने अपने रोल्स हैं, ऑडिट कमेटी इन सबके। एनीवेज,
virtually all corporate governance regulations are aimed at listed companies. Right from the beginning we are talking the same thing कि जब तक पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा इतनी गवर्नेंस की ज़रूरत ही नहीं है। सही है ना, इतना सब कुछ उन पे ही हो रहा है क्योंकि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। वरना क्या है, अपना ही पैसा है तो ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सोल ट्रेडर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई करे? अच्छी बात है कि यू हैव अ बिजनेस, मे बी यू आर इन द भागीदारी पार्टनरशिप में हो या आप सोल ट्रेडर हो और आपने कहा यार मैं भी अपने 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 बिजनेस में गवर्नेंस सिस्टम लाऊं, तो ये तो अच्छी बात है कि मैं भी यार ऐसा करूं कि अपने बेटे को ही सीईओ अपॉइंट ना करूं बल्कि मैं ये चेक करूं कि फ्रेश ब्लड मार्केट में कौन है जो ज़्यादा एक्टिव है, मैं उसको लेके आऊं और सीईओ हायर करूं। यस, गुड गुड, ये सोल ट्रेडर के लिए बाकायदा। चले अब आपको एक और प्रैक्टिकल बात हो, आई थिंक इट वॉज इन PwC, पुरानी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने बाकायदा ऐसा डिपार्टमेंट बनाया था एंड दे वर ऑफरिंग दिस सर्विस ऑल्सो। तो ये भी बड़ी मज़े की बात कि भाई गुड गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेसेस, क्योंकि फैमिली बिजनेस का प्रॉब्लम ही क्या होता है, वो बोर्ड मीटिंग, हम तो करते हैं बिजनेस, हम लोग का भी ऐसा ही फैमिली के साथ ये सारा मामला तो होता, पता क्या है फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम, समझ लिया भाई। सुने, हम लोग बैठते हैं बोर्ड मीटिंग करने कि यार आज अपने को बोर्ड मीटिंग करनी है, बैठना बैठते, अब होते तो सब दोस्त ही हैं, पार्टनर हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न हैं, भाई हैं। तो बोर्ड मीटिंग शुरू होती है और थोड़ी देर में बात इधर पहुंच जाती है, क्या करना है यार, घूमने चले हैं, लंदन चलते हैं यार घूमने। देखिए ये कौन सा रोल, ये बोर्ड मीटिंग से गेम एकदम किधर चलेगी, फ्रेंड्स मीटिंग में। इसी तरह थोड़ी देर में चले जाएगी, यार पैसे ज़्यादा करने हैं, शेयर होल्डर मीटिंग में, किचन मीटिंग में। तो पता ये चला, वह बड़ा डिटेल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही था कि बोला दीज 3-4 rooms have to be separated. When you are doing the board meeting, act like a director. When you are doing the shareholder meeting, वहाँ पर बिल्कुल शेयर होल्डर की तरह सोचो। When you are doing a friends and family meeting, वो एक अलग मीटिंग है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सही है ना, ये सारे प्रॉब्लम। तो इन्होंने बाकायदा ऐसा डिपार्टमेंट लॉन्च किया कि भाई हमसे आके आप सीख लीजिए एंड वी विल मेक द स्ट्रक्चर, अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर योर फैमिली बिजनेस। तो एक फैमिली बिजनेस चाहे वो भी कर सकता है, with the separation of ownership and whatever. In several notorious cases, example Enron, Royal Bank of Scotland, RBS, Lehman Brothers, इसने भी लिख दिया, caused severe losses the shareholders through mismanagement of company resources, missed opportunities, poor decision making, fraud, so many things. यार ढीला छोड़ा, गेम खराब। Research has shown that entities that take good corporate governance practice seriously are more मैंने कितनी दफ़ा आपको बोला कि उनकी ज़िंदगी बड़ी होती है, जिनका निज़ाम स्ट्रांग होगा। भाई गवर्नमेंट में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी है ना, माना स्लो होती है, रूल बेस्ड होती है, रेड टेपिज्म होता है, सब कुछ है खाना पूरी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बड़ी होती है, कंट्रोल होता है। हाँ या सेम थिंग, वो इसने वही चीज़ें, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज एंड शेयर होल्डर, सेम रिपीटेशन। कुछ जगहों पर रिपीटेशन आएगी तो वो आप वैसे गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा आपसे। नाउ डिड वी टॉक अबाउट OECD? यस, यस्टरडे मैंने आपको बताया कि हर मुल्क की अपनी जुरिस्डिक्शन, जैसे सिंगापुर के अपने कोड हैं, स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ गवर्नेंस, कुछ मुल्कों के बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जापानीज़, जर्मन्स, इसी तरह US, वो तो लॉ है, उनका तो लॉ है, बाकी सब तो फिर देखिए ये दो चीज़ों में फ़र्क है, इसको ज़रा समझ ले, एक है रूल और एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, दोनों को ज़रा समझ लें। आए मैं समझा देता हूँ, जब आए हो इस महफिल में फिर समझ के भी जाओ पूरी तरह। देखिए रूल क्या होता है, रूल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, पहले ईजी होके समझो। एक रोड पे आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है ड्राइव एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, इसको कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, कि अपना दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है जस्ट डू इट, रूल बेस्ड अप्रोच। ओके, दूसरे एक रोड पे आप गए, उधर स्पीड नहीं लिखी थी, उधर लिखा हुआ था ड्राइव सेफली। यानी अब देखें दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। रूल बेस्ड में लिखा था 80 किलोमीटर्स पर आवर, अब थंडर स्टॉर्म आए, बर्फ आए, कुछ आए, अपनी गाड़ी 80 का बोर्ड लगा हुआ है, 80 पे ही चलाएंगे, कुछ भी और नहीं सोचेंगे। प्रिंसिपल बेस्ड वो कहता है ड्राइव सेफली, अपना दिमाग लगाओ, सीट बेल्ट ड्राइव सेफली में आता है, गाड़ी की मेंटेनेंस ड्राइव सेफली में आती है, प्रॉपर लाइसेंसिंग ड्राइव सेफली में आती है, बर्फ़ है तो स्लो स्पीड, ये है तो ज़्यादा स्पीड, ड्राइव सेफली में आता है, बहुत कुछ ड्राइव सेफली में आता है, यानी आपकी जजमेंट आ जाती है प्रिंसिपल बेस्ड में।
अमूमन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है पूरी दुनिया में वो प्रिंसिपल बेस्ड है, जजमेंटल है कि गैर इंडिपेंडेंस लाओ। अब इंडिपेंडेंस आप खुद सोच के लाते हो यार, इंडिपेंडेंस का मतलब है एनईडी भी लाओ, ऑडिट कमेटी भी लाओ, रिम्यूनरेशन कमेटी भी लाओ। ये है प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइन कि हमने आपको एक गाइडलाइन दे दी, बाकी आप करें, इमारत आप बनाएं। लेकिन रूल बेस्ड जो है वो कहता है अपना दिमाग नहीं लगाओ। तो अब देखें पूरी दुनिया अमूमन चलती है प्रिंसिपल बेस से, जैसे यूके वगैरह सब, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, अंकल सैम जो हैं वो रूल बेस से चलते हैं। सही है ना? वो क्या है? वो रूल बेस्ड सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, फिक्स बातें, ये करना है, ये करना है, करना। अच्छा, अमेरिका की मज़े की बात ये है कि अमेरिका की वैसे आप मेन स्ट्रीट भी देखो और अमेरिका की वैसे भी आप लाइफ देखो ना, तो बड़ी रूल बेस्ड है। जैसे मैं अमेरिकन रोड्स को कहता हूँ कि वो एक किताब की तरह है, द लाइक बुक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा। आप जब गाड़ी चला रहे होते हो ना, ऐसा लग रहा होता है एक बुक पढ़ रहे हो। इतनी स्पीड, इधर इतनी कर दें, अगर इस बंदे को मारा तो इतने हज़ार फाइन, स्टॉप का साइन है, स्टॉप एंड देन गो, ये हर चीज़ रूल है, कोई जजमेंट होती नहीं। अब देखिए बाकी मुल्कों में जजमेंटल ड्राइविंग बहुत है, पाकिस्तान जैसे इन मुल्कों में जजमेंटल ड्राइविंग, उधर जजमेंट का कोई इतना वो देते ही नहीं है रूम। इसीलिए जैसे एक्सीडेंट होता है इमीडिएटली फैसला कर देती है पुलिस आके और इंश्योरेंस कंपनी की इसकी गलती, इसकी गलती, रूल फिक्स डिफाइन। खैर, तो प्रिंसिपल बेस्ड गवर्न, प्रिंसिपल बेस्ड नॉर्मली वैसे लाइफ भी जो हम गुजारते हैं ना, नॉर्मली लाइफ वो हम प्रिंसिपल बेस्ड गुजारते हैं। सही है ना? एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब अच्छी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, मेहमानों के साथ अच्छी तरह रहना है। अब आएंगे, पहले खड़े हो जाओ, फिर चाय का पूछना, 3 मिनट बाद ये, भाई दिस इज़ रूल, प्रिंसिपल बेस्ड। अब जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, अब एक दिन आप खड़े होकर उसमें डांस करने लगे, तो उससे बोला अबे तू डांस क्यों कर रहा है? बोला ये कहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन डॉकेट में कि आई एम नॉट सपोज टू डांस, लेकिन उसमें ये तो लिखा था ना बिहेव प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली। तो असल में हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि रूल बुक हर चीज़ को कवर नहीं कर सकती। खैर ये बात आगे चलेगी, लेकिन आपको बताने के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई हर मुल्क के अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन, सिंगापुर की अपनी है, जापानीज़ अपनी है, कुछ मुल्कों की टेक्निकलिटीज़ हैं तो वो अब अलग तरीके से चलते हैं। इसी तरह इन तमाम बड़े ममालिक ने मिल के OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कल मैंने आपको बताया था, इन्होंने मिल के कुछ गाइडलाइंस भी बना ली। और इन्होंने कहा कि ये गाइडलाइंस हमने इसलिए बना ली ताकि लोग फॉलो भी करें। इंटरनेशनल गाइडलाइन जैसे IS IFRS की तरह की ना गाइडलाइंस बना दी। और जो ऐसे कंट्रीज़ हैं विच आर अंडर डेवलप, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट दोज गाइडलाइंस बिकॉज दे डो नॉट हैव दैट मच टेक्निकल एक्सपर्टीज। भाई साहब, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल बनाने के लिए आपकी पार्लियामेंट भी इतनी एक्सपर्ट चाहिए, वरना आप जाके किसी मिनिस्टर से पूछेंगे ना व्हाट इज़ ऑडिट कमेटी, बोलेगा ये कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। मैं एक मर्तबा, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात हो रही, मेरी सिंगापुर से फ़्लाइट थी, तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया एयरलाइन में। हाँ, सिंगापुर में मैं स्टे करके फिर उसके बाद फ्लाई। आप यकीन करें, जो मैं पहला पेज पढ़ रहा था, इट वाज अ पब्लिक न्यूज़पेपर, और उसके पहले पेज पे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम फिजिकल पढ़ाता था तो मुझे अभी ये याद आ गई एग्जाम्पल, बाकायदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुफ्तगू थी। यानी इसका मतलब आम आदमी, क्योंकि सिंगापुर है ही इतना छोटा, मुल्क भी इतना, और एक ही शहर है सिंगापुर, आम आदमी उस न्यूज़पेपर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की न्यूज़ पढ़ रहा है। सोचिए, जस्ट इमेजिन, इधर अगर पाकिस्तान वगैरह, इंडिया, नेपाल, ऐसे मुल्क ममालिक की आप बात करो, बांग्लादेश की, ऐसे कोई अगर अंडर डेवलप नेशन की, और आप उसका जो पब्लिक न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई बात लिखोगे, लोग बोलेंगे यार ये कौन सी बात लिखी है, यानी ये कौन सी न्यूज़ है। न्यूज़ तो ये होती है उसने उसको कत्ल कर दिया, आज ये सिग्नल टूट गया, ऐसी न्यूज़ होती है जो आम आदमी की नॉलेज में हो। लेकिन कुछ ममालिक में आम आदमी की नॉलेज ज़्यादा होती है। इसी तरह जो बनाने वाले रेगुलेटर्स हैं, देखें इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन को बनाने के लिए रेगुलेटर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात, OECD इंटरनेशनल गाइडलाइंस, और आपको मैंने 2 मीटिंग पहले जब आइजा और आईफैक और वो सब पढ़ा रहा था तो बताया था, जब भी किसी इंटरनेशनल गाइडलाइंस और लोकल लॉ में टकराव आता है, ऑलवेज द लोकल लॉ प्रिवेल, और मैं उसके बारे में सारी बात कर चुका, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एनीमोर। To promote policies designed to improve the economic and social well-being around the world. Yes, in 1999 OECD released principle of, again, principle, not the rules. The principles are an international benchmark, last revised in, okay, fine, let's move on. The principle focus on publicly traded companies but can be used to improve in all the companies. Normally ज़ाहिर है उसी के लिए कि पब्लिक का जहाँ पैसा लगा हुआ है, public interest.
दीज आर नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स। कहीं ये ऐसा नहीं है कि बाय लॉ के भाई आपको फॉलो करना ही है, नो यू डोंट नीड टू, ठीक है ना। ऑलराइट, then obviously elements of legislation and regulation, listing rules, safeguarding arrangements, contractual and all that, okay, but flexible, aim to provide a robust but flexible reference for policy maker. बट डेफिनेटली जो आपके नेशनल लॉ है वो हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखें भाई OECD के बारे में इन्होंने वही जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे प्रिंसिपल हैं, इन बातें सारी आप देखेंगे ना, कंबाइन कोर्ट की, UK की, OECD की, सब। सवाल ये कि सर क्या ये हमें रट्टा लगाना पड़ेगा? नो भाई, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। वंस अगेन आपकी केस स्टडी होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट आपने फिट करना है। जो हम केस स्टडी करेंगे उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा कि सवाल बनता कैसे। वो ये आपसे नहीं पूछेगा कि 5 इसके प्रिंसिपल लिख दे, 8 उसके प्रिंसिपल लिख दे, ना भाई। तो क्या भाई प्रिंसिपल्स हैं? इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी प्रमोट ट्रांसपेरेंसी and then be consistent with the rule of law, compliance, support effective supervision, enforcement, हाँ, शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना है। अच्छा, राइट्स भी कैसे, इधर देखें अब मैं ज़रा तवज्जो से, इक्विटेबल राइट्स। सारे शेयर होल्डर बराबर थोड़ी होते हैं, सारे शेयर होल्डर बराबर थोड़ी होते हैं, वरना तो हम टर्म यूज़ करते इक्वल। क्या टर्म यूज़ करते? इक्वल। इक्वल और इक्विटेबल में फ़र्क है। इक्वल का मतलब सबको बराबर दे दो रिसोर्सेस, और इक्विटेबल का मतलब ये है कि जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस। कुछ होते हैं बड़े शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनसे बाकायदा मीटिंग भी की जाती है, उनके पास वोटिंग राइट्स अलग किस्म के होते हैं, उनकी बोर्ड में सीटिंग भी होती है। कुछ होते हैं माइनर शेयर होल्डर, माइनॉरिटी वाले, छोटे मोटे, छोटा मोटा शेयर। तो ये कह रहा है भाई इक्विटेबल राइट्स पे बात करो, इक्वल राइट्स पे बात नहीं करो। देखो बल्कि लिखा है ना, ये रहा इक्विटेबल ट्रीटमेंट, नॉट इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे तो वो फेयर नहीं होगा, वो अनफेयर होगा। इक्विटेबल ही जस्टिस होता है, सही है ना, वरना तो सबकी सैलरीज भी इक्वल होनी चाहिए फिर, CEO से लेके चौकीदार तक की, कि भाई बोला सबकी सैलरी इक्वल हो। नो, सैलरीज शुड बी इक्विटेबल, नॉट इक्वल। फिर इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर intermediary provide sound incentives throughout the investment chain and provide for stock markets to function in a way that contribute to good governance. Absolutely. Disclosures and transparency, इसमें भी एनरॉन का बहुत बड़ा मसला था कि उन्होंने एक जो उनकी जो 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 छोटी उन्होंने कंपनीज बनाई हुई थी, SUVs जो बनाई हुई थी, SUV कह रहा हूँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, सॉरी SUV तो गाड़ी है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज़, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इतनी सारी बनाई हुई थी वो कंपनी का, को करीब पता नहीं 3,000 या इस तरह, और उनके डिस्क्लोजर, उनके बारे में गुफ्तगू पे वो साइलेंट थे। चूँकि लॉ साइलेंट था तो वो भी साइलेंट थे। जब जैसे ही बाद में ये एनरॉन डूबी और फिर सर्बेंस ऑक्सल एक्ट आया, तो फिर उसने कहा कि भाई ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन ये भी रिकॉर्ड करनी होंगी। मैं एक किताब पढ़ रहा था मैल्कम ग्लैडवेल की, उसने लिखा कि अगर एनरॉन की उन स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ और उन कंपनीज़ के बारे में डिस्क्लोजर देने की बात होती ना, तो उसने पता नहीं कितने 100 मिलियन पेजेस बन जाते। बोला इतना मामला छुपा हुआ था, शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं था इतना मामला, स्पेशल पर्पस एंड। तो ये देखो क्या बात कर रहा है कि भाई देयर शुड बी टाइमली accurate disclosures for all material matters regarding the inclusive financial sustainable ownership governance, कि भाई शेयर होल्डर्स को जो बातें बतानी है मटेरियल वो ज़रूर बताई जाए, उसमें छुपाया ना जाए। उसमें छुपा देते हैं, बात ख़त्म। The responsibility of the board, yeah, okay. Effective monitoring of the management by the board, board's accountability of the company and the shareholder, जो मैंने आपको audit committee और इसका role बताया, and then obviously sustainability and all that. Incentive and their investor to make decision and manage the risk in a way that contributes to sustainability, ताकि इदारे चलते रहें, planet को भी चलाते रहें, मईशत को भी चलाते रहें, समाज को भी चलाते रहें, sustainable हो इदारे। All right. The provisions that are most relevant to auditors include the following. Basic shareholders' right include the following. Include the rights to obtain relevant and material information. This is shareholder right. जो आप financial statement की बात करते हो in the good governance. Elect, appoint and approve the external auditor. Right. We already discussed. This is discussed, just scan it like independent external auditor. External auditor should be accountable to shareholders. Yes, we already discussed, we just scan it.
Now, this is UK Code Overview. UK Corporate Governance Code is an examinal document as an example of, अब once again, क्या ये कंबाइन कोड वंस अगेन वो आपसे नॉलेज पूछेगा ये 10 पॉइंट लिख के लाओ 20? नो, वंस अगेन आपको कॉन्सेप्ट चाहिए एंड देन यू अप्लाई ऑन केस स्टडी. फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ जो केस स्टडी करूँगा उसमें आपको समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर कैसे करता है. ठीक है ना. The UK Corporate Governance Code is set by the Financial Reporting Council. It applies only to listed companies but can be used by an entity. फिर अभी बात हो गई फ्रेंड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट अगर आप चाहें तो, लेकिन नॉर्मली फॉर the company with public money. It explains the concept of comply or explain. What is comply or explain thing? भाई ये आपको गाइडलाइन दी है, either you follow कर लिया ठीक है, if you cannot follow then explain, disclosure दो. I think it was Marks and Spencer जिसने एक टाइम चेयरमैन और CEO एक रखा था. तो अब बोले भाई चेयरमैन और CEO क्यों एक रखा भाई? तो उसने क्या करा फिर, उसने कहा भाई सम टाइम कंपनी के हालात बहुत ख़राब होते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन है. बोले यार 2 बंदों की हम सैलरी दे ही नहीं सकते. तो एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्लोजर दिया. कंपनी ने बहुत ढूंढा कि भाई ओके माय CEO इज गोइंग टू बी रिटायर्ड एंड ही विल बी द चेयरमैन, लेट्स से सही ना, इसको हम चेयरमैन बना रहे हैं जो, लेकिन दूसरा CEO मिल नहीं रहा, इतना एक्सपर्ट, इतने बड़े इदारे को चलाने वाला. अब क्या करें? द सेम पर्सन हैज़ टू डील विद इट. देखिए ये क्या किया, एक्सप्लेन, ये डिपार्चर दिया कि भाई एक्सप्लेन. इसी तरह उसमें उन्होंने ये भी किया था कि भाई वो जब बंदा एक ही होगा तो बोला हमने उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक्स्ट्रा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिठा दिए कि भाई ये बैठेंगे. अच्छा, उसके ऊपर और उसको मोटिवेट इंसेंटिव ना दें तो बोला इसको हम ये 2 रोल तो दे रहे हैं लेकिन इसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे. बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी, पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कंप्लाई और एक्सप्लेन, कि इधर यू कंप्लाई कि भाई ये चीज़ है, ये कोड है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो देन देयर शुड बी अ एक्सप्लेनेशन. एंड कंटेन्स 18 प्रिंसिपल कवरिंग लीडरशिप, स्टेक होल्डर रिलेशन, बोर्ड इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट, रिस्क एंड एवरीथिंग. इस सब पे अब ये बात करेगा. असल में सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन अब ये एक रीडिंग होगी जिसको हमने देखना है. अगर ये मैं वो कल की क्लास ना लेता तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ऐसा हो जाता कि आप बोलते, फिर ज़ाहिर है साथ साथ समझाते रहते, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अब आपके दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड मौजूद है. इसीलिए जो बच्चे इस लेक्चर पे आ गए और वो लेक्चर नहीं सुना, यू हैव टू डू इट फर्स्ट. सही ना, पहले आपको उसको समझना है. इट इज़ सपोर्टेड बाय गाइडेंस विच बोर्ड्स एंड कंपनीज आर इनकरेज टू यूज़. ओके, all companies must report on how they apply the principles. कि इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि रूल तो है नहीं, मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल क्या है, देखें, इंडिपेंडेंस. आपने अपने इदारे में इंडिपेंडेंस कैसे लाए ये मुझे बताएं. तो आपने बोला जी हम इंडिपेंडेंस ऐसे लाए कि हमारी कंपनी का जो बोर्ड का हेड है, चेयरमैन, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. गुड सर, हमारा जो बोर्ड है उसमें हाफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव. गुड, इंडिपेंडेंस आ गई ना, गैर जानिबदार. सर वी हैव अ रिम्यूनरेशन कमेटी, दे सेट द सैलरी फॉर द डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंस आ गई. सर हमारे यहाँ रिपोर्टिंग भी इंडिपेंडेंटली होती है, इंटरनल ऑडिटर इस तरह रिपोर्ट. This what they're saying, how they apply the principle and then they confirm that they have complied with the codes, right? Okay. और मैंने कहा ना अगर नहीं कर पाते हो तो comply or explain. In addition, the board must confirm there is an ongoing process for the identification, evaluation and monitoring of significant risk, right? Summarize the process by which it has reviewed the effectiveness of the system of internal controls. UK code main principles, board की duties, ऑडिट कमेटीज़ की ड्यूटीज़, मैनेजमेंट की ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें अब हमें स्कैन करनी है. Let me just have UK code. All right, main principles, board leadership and company purpose. A successful company is led by an effective and entrepreneurial board, of course. एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि बोर्ड में मेंबर्स तो रख लिए जाते हैं, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, बड़े नाम रख लिए जाते हैं कि भाई ये हमारे बोर्ड में, शेयर प्राइस बढ़ती है ना, मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये VIP हमारे बोर्ड में, ये एज एन NED आता है भाई मीटिंग. आप बताएं जो इतने बड़े बड़े VIPs हैं उनके पास टाइम है? सोच के थोड़ी देर प्रैक्टिकल सोच, उनके पास टाइम होता है? नहीं होता, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेस कर रहे होते हैं. बोलते हैं भाई इसकी बोर्ड मीटिंग में कौन जाएगा, हाँ आपने हमारा नाम दे दिया, ठीक है यार दोस्ती यारी थी, नाम दे दो यार. वो आते ही नहीं है.
और कुछ को ऐसे भी आते हुए देखा है कि वो आते हैं, यूँ बैठे टाई सही की। बोर्ड मीटिंग कैसे होनी चाहिए? गुफ्तगू हो, टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये आइडिया दे, वो आइडिया को तोड़े, ये वो यार ये प्रोडक्ट, ये आएंगे, सब कुछ पहले से तैयार होता है, एक पेपर पड़ा होता है, ये पेन देते हैं, चिड़िया बिठाई, साइन की, थैंक यू गाइस, चलें भाई, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और निकल गए, ख़त्म। तो इसका मतलब ये इफ़ेक्टिव बोर्ड नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मामलात है। तभी उसने लिखा क्या भाई, बोर्ड ऐसा हो जो इफ़ेक्टिव हो, जो अपनी ऑब्जेक्ट यानी इसके अंदर लोग काबिल हों, फिर लोग रेगुलरली आए भी, अटेंड करें बोर्ड मीटिंग, पहले से होमवर्क करके आए। कुछ कंपनीज़ में, पुरानी बात कर रहा हूँ, ये पुल के उस पार वेस्ट की बात कर रहा हूँ, एक बोर्ड मीटिंग के 10-10 हज़ार डॉलर फीस है, $10,000। पाकिस्तान वगैरह में तो एनईडी की कोई तनख्वाह ही नहीं है, चुन्नी मुन्नी सी, तभी तो उनके लिए $10,000 इस तरह की भी तनख्वाह होती है एक बोर्ड मीटिंग की, और इससे भी कहीं ज़्यादा। इसका मतलब वो पीछे कितना होमवर्क करके आते होंगे और फिर आके वो काम करते थे। तो बोर्ड मीटिंग ऐसी है जिसमें टकराव हो, मज़ा है ना यार, यार हम कोई बात कर रहे हैं, ये थोड़ी कि हम आए और बस खाना पूरी करके चले गए, जैसे आप लोग क्लास लेते नहीं, आप ऐसे नहीं, सॉरी। So whatever, its role is to promote the company's long-term success. This is the responsibility of the board. The board should do all these things, ensure the necessary resources are available. कंपनी का आपको, you are the captain of the company. Corporate governance बड़ी अहम बात करता है कि भाई बोर्ड की जिम्मेदारियों पे, हाँ, establish the company's purpose, value, strategy, हाँ, they ensure effective engagement with, encourage participation from shareholders, मोटिवेट करें शेयर को, बुलाएं इस तरह भाई, through meetings and all. Ensure that workforce policies and practices are consistent with company's values. अगर आपकी वैल्यू कहती है कि नो चाइल्ड लेबर, तो देयर शुड बी नो चाइल्ड लेबर, फिर चाइल्ड लेबर ना हो। ये चीज़ें भाई इन्वायरमेंट के लिए सारा ओवरऑल आपने काम करना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, दिस व्हाट गवर्नेंस इज। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरा ख्याल है मुझे इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, बात हो गई थी कि बोर्ड अलग चीज़ है जिसका हेड होता है चेयरमैन, और कंपनी अलग है जिसका हेड होता है सीईओ, और ये एक नहीं होने चाहिए। वही द चेयर, चेयर की जिम्मेदारी क्या है? चेयर वो जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, लीड्स द बोर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस, शुड डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव जजमेंट, शुड प्रमोट अ कल्चर ऑफ ओपननेस एंड डिबेट। ये देखें, ये बोर्ड कमेटी की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट द कंपनी। और ये देखो इसने की पॉइंट लिख भी दिया है यहाँ पे, देखें, द चेयरमैन एंड सीईओ शुड नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। सीईओ कौन है? जो फुल टाइम है, रोज आता है 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। चेयर वो है जो पार्ट टाइम है, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो वो आता है टाई लगा के, सही है ना। द बोर्ड शुड इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सो दैट नो वन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप डोमिनेट्स। जो मैंने कहा था, नो हिटलर फिलॉसफी, कोई डोमिनेशन में ना रहे। And there should be a clear division of responsibility between the chair and executive leadership, जिसका मतलब होता है CEO। अब NEDs, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शुड हैव सफिशिएंट टाइम। अभी मैंने आपको बोला VIPs के बाद टाइम ही नहीं होता। देखिए, मैं जिस तरीके से आपको पहले ही ये सारी बातें कर रहा हूँ ना, ये गवर्नेंस जब आपने पिछली क्लास ले ली, और ये जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, वही बात वो उसके अंदर कह रहा है। लेकिन अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी और आप ये इसको ऐसे पढ़ोगे, फिर बोलोगे यार ये क्यों ऐसे बोल रहा है। सफिशिएंट टाइम, टाइम तो हर इंसान के पास होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल पीपल। NED वो है जो आउटसाइडर है, इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा था कल की क्लास में, इट कुड बी अ टीचर, पुल के उस पार बड़े बड़े टीचर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव। अपने यहाँ तो टीचर सिर्फ पास्ट पेपर ही करा रहा होता है, उसके बाद और कोई काम ही नहीं, रटी रटाई किताब की नॉलेज पढ़ के बोल देता है। अपने तो टीचरों का ये हाल है। उधर टीचर बोर्ड में जाके बैठे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो अपने टीचर नहीं है, सॉरी। दे शुड हैव सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट एक्सपर्टीज भी हो, नॉलेज भी हो, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव चैलेंज। NED को बिठाने का मतलब ये नहीं होता कि खामोशी से वो बैठा रहे बोर्ड में, नो, यू हैव टू चैलेंज। नेशनल असेंबली के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, यानी जिसमें जहाँ से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, सारे MNAs जिनको आप वोट देते, कि बोला एक पूरी रिपोर्ट पिछले 5 साल की देखी गई। अटेंडेंस तो अपनी जगह है, वो तो अलग है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है, क्योंकि मैं भी अटेंड कर चुका हूँ कई दफ़ा ये बजट के सेशन, और ये सारे खाली पड़ा होता है कभी कभार, तो सही है ना। चलो, कभी बड़ा डिबेट होती है तो आते, तो उसमें कुछ मिनिस्टर्स और MNAs, बल्कि MNAs ऐसे निकाले कि बोला उन्होंने 5 साल में एक सवाल भी नहीं किया। पूरे 5 साल वो बाकायदा लोगों का वोट लेके बैठे थे, और वो MNA बन के जाके बैठते थे। इसका मतलब ना उन्होंने जवाब दिया, ना सवाल दिया, ना कोई डिबेट की, ना कुछ, वो सिर्फ बैठते थे
और आदत। जब क्लास में बच्चा पूरे सेशन में एक सवाल भी ना पूछे, बस सवाल, फिर आप समझ जाओ बात क्या है। तो ये गुड गवर्नेंस ये कह रहा है कि भाई कंस्ट्रक्टिव चैलेंज भी तो करें। द बोर्ड सपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल दैट, ओके। इंडिपेंडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, कल मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, क्या हर चीज़ के अपॉइंटमेंट भी गैर जानिबदार हो। हाँ, ये देखिए ना, लिखा है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली द चेयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, कि चेयर जो है वो गैर जानिबदार हो, जो बोर्ड का हेड है। अगर 12 डायरेक्टर्स हैं, 6 नॉन एग्ज, ये देखें फिर मैं बनाता हूँ समझाने के लिए। अगर 12 डायरेक्टर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं बोर्ड में, तो 6 ईडीज होंगे, 6 एनईडीज होंगे, ठीक है ना, ये तो हो गया एक बैलेंस। उसके बाद ये जो चेयर होगा ना, ये भी हमें एनईडी चाहिए, गैर जानिबदार, इंडिपेंडेंट एनईडी चाहिए, वरना तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। बोर्ड का हेड ही अगर एग्जीक्यूटिव हुआ, बात ख़त्म। सही है ना। इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हैज़ नो मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप, बाहर इसी कंपनी के हम सप्लायर भी हैं, किस बात के एनईडी पर, फिर तो गैर जानिबदारियत ख़त्म होगी, आपका तो इंटरेस्ट हो गया है ना। डज नॉट पार्टिसिपेट इन परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम, जितना प्रॉफिट आएगा उतना पैसा मुझे मिलेगा, फिर आप गैर जानिबदार कहाँ से रहे भाई। हैज़ नो क्लोज फैमिली टाइज, नॉट अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, इंडिपेंडेंस। क्या एग्जामिनर ये हमसे पूछेगा, केस बना के देगा, केस बना के देगा, एनईडी दिखा सकता है और दिखा दे कि ये शेयर होल्डर भी है, अब बोलो दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। एनईडी दिखा दे और बोले ये सीईओ का चच्चा भतीजा है, नो नो नो, हाँ, इस तरह नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा, सही ना। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन, ये अभी हमने बात कर ली। कंपोजिशन, सक्सेशन एंड एवेल्युएशन, there should be a formal, rigorous and transparent procedure for board appointments and effective succession plan. मैंने अभी एक मेरे मुंह से अल्फाज निकला था, कैप्टन। बोर्ड जो है वो असल में इस शिप का कैप्टन है, ये ऐसी कमेटी है, ये कमेटी गई तो सब खत्म। आप देखिए इस कमेटी की गुड गवर्नेंस क्या कहता है, कि अच्छा निज़ाम क्या कहता है, इसमें अच्छे लोग, उनका टाइम हो, ये सब तो हमने बात कर ली। व्हाट अबाउट सक्सेशन प्लानिंग, वारिस ढूंढना, कितनी बड़ी बात है। कैसा निज़ाम चाहिए जो वारिस ढूंढे, कि ये बोर्ड तो बहुत अच्छा है, अगर ये बोर्ड क्रैश हो गया, हुआ था ना दुनिया में, ग्लेक्सो वेलकम उसका बोर्ड, वो जहाज़ में एक साथ ही सब बैठ गए थे, जहाज़ ही क्रैश हो गया, पूरी कंपनी। आपको वो याद होगा उसकी टीम कौन सी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पूरी टीम ही बैठ गई, पूरी टीम जहाज़ गिर गया। इसीलिए एक और गुड रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि पूरा बोर्ड एक साथ जहाज़ में नहीं बैठेगा, 2-2, 3-3 करके डायरेक्टर्स जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है ना, कि भाई इतनी समझ नहीं आई थी कि सब एक साथ बैठ गए जहाज़ में, इतनी समझ तो हमें भी आ गई अब इतने हालात देख के, कि मैं और मेरी वाइफ भी अब एक जहाज़ में नॉर्मली नहीं बैठते, कि भाई अलग अलग बैठेंगे, सही है ना। तो लोग ये करते हैं, कुछ फैमिलीज़ में भी इस तरह होता है, मैं उस सोच में से हूँ। फिर भी कभी कभार गलतियाँ कर जाते हैं, कि कभी कभार हम लोग भी सारे डायरेक्टर्स ऐसे हो जाता है कि यार कोई ऐसा, वैसे नॉर्मली अलग अलग ही दिशाओं से आ रहे होते हैं, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, कभी साथ भी होते, तो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। अब ये बात उसने की सक्सेशन प्लानिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई नॉट ओनली यू आर अपॉइंटिंग द बोर्ड, ये मेंबर्स को लेके आ रहे हो क्योंकि कंपनी को चलाना है, और इस बोर्ड की सक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसके वारिस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कि अब ये चेयरमैन 2 साल बाद रिटायर्ड होगा तो हु विल बी द नेक्स्ट गाय जो इसको आगे सपोर्ट करेगा, आगे कौन है जो सीईओ की पोजीशन पे आएगा, उनकी पहले से ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्लेजर उन पे नज़र, और फिर वो आके बैकअप बनेगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेथ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिटायरमेंट, हाँ, इट कुड बी मे बी नो इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, रेजिग्नेशन हो, बोले मुझे अब नहीं करना काम, मैं रिटायर्ड होता हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिमूवल, इट कुड बी नो इंटरेस्ट, इट कुड बी डेथ, हाँ। तो सक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुड गवर्नेंस कहता है। मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ अ नॉमिनेशन कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी डिस्कस्ड यस्टरडे, नॉमिनेशन कमेटी को ऑल डायरेक्टर्स शुड बी सब्जेक्ट टू एनुअल री इलेक्शन, तभी तो उनको पता होगा कि हर साल हमें री इलेक्ट होना है, हर साल हमें वोट मिलेंगे, वरना हम बाहर जाएंगे, तो दे विल गिव द परफॉर्मेंस, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ना, जब उनको पता होता है 5 साल बाद अब उनको वोट लेने आना है, तो जैसे ही 4.5 साल पूरे होते हैं ना, तो आखिरी 6 महीने में रोड मज़े के बनने लगते हैं, गरीबों के लिए काम हो रहा है, ये वो लोग बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छे अच्छे, आवे ही आवे, आवे ही आवे, फिर से वोट दे देते, फिर वो 4.5 साल के लिए सो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले गए, फिर आखिरी 6 में। तो बोर्ड के ऊपर ये रखा जाता है कि भाई तुम्हें शॉर्ट टर्म तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
सही है ना, दिस इज ऑल्सो गुड गवर्नेंस। अगर आप बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट कर लें 15-15 सालों के, वो भी फिर पॉलिटिशियन ही बन जाएंगे। ऑलराइट, देन एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का अप्रेजल भी ज़रूरी है। कल एक पॉइंट मैंने ये भी कहा था आपसे कि कोई भी एहतसाब से ऊपर नहीं है, सबका एहतसाब होगा। छोटा ऑफिसर है उसका एहतसाब ऊपर, एंड देन अप्रेजल उसका ऊपर, उसका एचआर अप्रेजल करेगा, इसका ये अप्रेजल करेगा, सीईओ का अप्रेजल पूरा बोर्ड करेगा, बोर्ड का अप्रेजल ऑडिट का है, अप्रेजल बहुत ज़रूरी है। तो एनुअल इवैल्यूएशन ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे बोर्ड ने किया क्या। अच्छा, अगर हम वैसे बात करें, एक बोर्ड की परफॉर्मेंस को चेक कैसे करा जाएगा, चलो अब आप अपना दिमाग लगाओ, पॉज कर दो वीडियो को और सोचो, एक बोर्ड की परफॉर्मेंस को एनुअली कैसे असेस किया जाएगा, क्या केपीआईज हो सकते हैं। प्रॉफिट, कलर चेंज करते थोड़ा मज़ा है, प्रॉफिट एक बहुत बड़ा केपीआई, अगर इदारे के प्रॉफिट बढ़ रहे, यस बोर्ड की परफॉर्मेंस अच्छी है। सीएसआर, समाज के लिए कितने काम किए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, इदारे की ग्रोथ, कितनी ब्रांचेस खुली उस पर हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स इन्होंने कितनी अटेंड की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन कितने हुए, मीटिंग्स कितनी हुई, अटेंडेंस कितनी है भाई, कौन कौन आता था इसमें, क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और इसी तरह आपकी बैलेंस शीट, उसको देखा जाएगा, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ भाई, शेयर प्राइस, ईपीएस, शेयर प्राइस कितना बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये सब बोर्ड के इंडिकेटर्स है कि हाँ भाई बोर्ड को देख रहे हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस ये सब है या नहीं है, कितने फ्रॉड के केसेस हुए, कितनी दफ़ा वो पुलिस आई, हाँ वीक गवर्नेंस कितनी हुई, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स जिससे आप बोर्ड को इवेलुएट करते हो। देन व्हाट द बोर्ड शुड डू, ऑब्वियसली द कंट्रोल्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट, नो रिस्क, कल बताया था नो रिस्क नहीं लेना है, हाई रिस्क वो भी नहीं, somewhere risk management, somewhere balance. The board should establish what, formal and transparent policies to ensure independence, yes, satisfy itself on the integrity, honesty, present a fair, balanced and understandable assessment of company's position and prospect, effective risk management, कंट्रोल फ्रेमवर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इदारे के अंदर कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक पूरा चैप्टर भी आ रहा है कंट्रोल्स का। इदारे के जो प्रिंसिपल रिस्क हैं वो देखना, कुछ तो होते हैं छोटे छोटे रिस्क, फिर ह्यूज रिस्क, ये रिस्क मैनेजमेंट जो डिटेल पढ़ोगे वो SBL में, यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। द बोर्ड शुड कैरी आउट अ रोबस्ट असेसमेंट ऑफ द कंपनीज इमर्जिंग एंड प्रिंसिपल रिस्क, नॉट ओनली यू आइडेंटिफाई द रिस्क, बड़े बड़े रिस्क, बट उसकी असेसमेंट भी होती रहे, क्योंकि रिस्क भी एक पता कैसी चीज़ है, आए ज़रा समझ लें, अब आए हो तो रिस्क ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अप एंड डाउन रहता है। आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, इधर असेस कर लिया था, इधर के यार इसका इतना खतरा है, इस पर कंट्रोल लगा दो, ये देखो लगा दिए, बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद आपने कभी भी मॉनिटर नहीं किया इसको, कुछ सालों बाद रिस्क जो है ना वो ख़त्म हो गया था, आपके कंट्रोल वहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब आप कंपनी के फंड ज़ाया कर रहे हो। भाई जिस जगह अब आग का खतरा नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर उधर क्या कर रहा है, जिस जगह आप कोई आता नहीं है तो कैमरे क्यों लगाए हुए हैं, अब तो ये बिल्डिंग ही बंद कर दी लेकिन कैमरे लगे हुए, इंटरनेट का बिल और सब जा रहा है, तो ये कंट्रोल हटा दो ना अब। इसी तरह चलें, यहाँ देखें, रिस्क और कंट्रोल इधर थे, आपने उसके बाद कभी देखा ही नहीं, रिस्क इधर पहुँच चुका है, अब ये कंट्रोल क्या है, गुड फॉर नथिंग। इसीलिए रेगुलर ये क्या कह रहे हैं, कैरी आउट अ रोबस्ट असेसमेंट, भाई इनका इवैल्यूएशन और एनुअल ये इनका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। कंफर्म इन द एनुअल रिपोर्ट दैट इट हैज़ कंप्लीटेड द असेसमेंट, एनुअल रिपोर्ट जो मैंने आपको 2-3 मीटिंग पहले बताई थी कि एक मोटी हैवी ड्यूटी किताब आती है साल के एंड में, और उसी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी होती है और फाइनेंशियल, और उसके अंदर बहुत कुछ और होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें, उसी में वो इंटरनल कंट्रोल पे भी बात करते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स वांट टू नो अबाउट कंट्रोल, कि हमारी जो कंपनी है फाइनेंशियल रिजल्ट अपनी जगह है, ठीक है ऑडिट हुआ सब है, लेकिन क्या कंपनी में कंट्रोल्स हैं या नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ऑब्वियसली रिम्यूनरेशन, वी डिस्कस्ड अगेन यस्टरडे, मैंने कहा था अगर मैं आपको इजाज़त दे दूं कि आप रखें अपनी रिम्यूनरेशन, अपनी तनख्वाह खुद सेट करें, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे फिर तो मेरी सबसे ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए, यानी यू मे प्रोवाइड योर सेल्फ अनजस्ट सैलरी विच इज़ रॉन्ग, सही है। तो इसके अंदर भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि ख़ास इंडिपेंडेंट कमेटी, अगेन वो भी हमारे दोस्त हुए, कहीं ना कहीं हमारा आउटसाइड उनके साथ बिजनेस रिलेशन है, तो क्या होगा, इधर तू मेरा ख्याल रख ले, उधर मैं तेरा ख्याल रख लूँ। Remuneration policies and practice should support strategy and promote long-term success.
तनख्वाह इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स की कि वो डिमोटिवेट हो जाए एंड यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट गुड पीपल। तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जो अनजस्ट और शेयर होल्डर के फंड्स का मिसयूज़ हो। सही है ना, फेयर होनी चाहिए, राइट। Successful delivery of long-term strategy. A formal and transparent procedure for developing policy on executive remuneration. This is very important. और ये कौन करेगा? Should be established through a remuneration committee. और वो कौन लोग होंगे उसमें? ये सारी बातें आपके दिमाग में अब क्लियर है कि यार मुझे ये सारे काम उनसे करवाने हैं जो गैर जानिबदार लोग हैं। अपने आप को सारे पावर्स नहीं देने, अपने इख्तियारात को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। No director should be involved in deciding their own remuneration outcome. तो हो सकता है एग्जामिनेशन में वो एक केस स्टडी आपको ये दे दे, एक लाइन कि भाई द डायरेक्टर्स दे आर सो कॉम्पिटेंट एंड दे आर सो एक्सपर्ट एंड दे आर इन द कंपनी फॉर लाइक 10 years, सो दे सेट देयर ओन रेम्यूनरेशन। आप बोलिए तो बहुत अच्छी बात है यार, डायरेक्टर इतने काबिल हैं, 10 साल से, अब तो भरोसा भी। नो, दिस इज पुअर गवर्नेंस, नॉट अ गुड गवर्नेंस। ओके, खैर एनीवेज, इसको आपने just scan it, we already done. Corporate governance deficiencies. कितनी deficiencies तो बताइए, जो बता देगा बहुत सारी। Even with the growing prevalence of corporate governance code designed to reduce the risk of corporate governance failure that leads to significant shareholder losses. मैंने आपको क्या बोला था, एनरॉन हुई, उसके बाद इतना मजबूत लॉ आया सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, लेकिन वो भी उसको नहीं, तभी तो देखो उसके आगे लिखा हुआ है एक्ट, एक्ट का मतलब लॉ, तभी मैंने कहा था रूल बेस्ड, आज सुबह बोला ना रूल, एक्ट। वो फिर भी वो सत्याम कंप्यूटर वाले केस को नहीं बचा सका और कई सारे मसाइल को वो नहीं बचा सका, कुछ भी कर ले। तो बोला ये माना इतने लॉ लाते भी हैं बट इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर लॉसेज, देयर आर स्टिल इंडिसेंस ऑफ फेलियर टू कंट्रोल एंड मैनेज अ कॉर्पोरेट एडिक्वेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइज विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो आज हमने मॉर्निंग में पढ़ा, यूजुअली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर शुड लीड टू लेसन्स लर्नड इन डेवलपिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। मुझे अचानक याद आ गया एक केस, बहुत बड़ी बैंक का, बेरिंग बैंक, पता नहीं आप लोगों ने, आप अगर चाहें तो इसकी फ़िल्म भी देख सकते हैं, बेरिंग बैंक की पूरी फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर, इस पूरे कॉर्पोरेट फेलियर पे, बेरिंग बैंक। और बंदे का नाम था, क्या ज़बरदस्त चोर था यार, निक लीसन, क्या बंदा, सारे पावर्स उसके हाथ में दे दिए थे। और ये हुआ था आखिर में, बैंक है ना 1 पाउंड में बिकी थी, क्वीन की बैंक, इतनी पुरानी बेरिंग बैंक, हाँ यूके बेरिंग में। इसको सिंगापुर में शॉर्ट करके एक इतना सा बता दो, इसके हाथ में दे दिए थे सारे पावर्स, कि इन्वेस्टमेंट का हेड भी ये था और हेड ऑफ सेटलमेंट यानी ब्रांच जनरल मैनेजर भी यही, सब कुछ है। तो जो भी लॉसेस करता था तो इसने एक अकाउंट भी चुपके से खोल रखा था, उसका नाम भी बड़ा फेमस था, 888888, इस तरह करके अकाउंट नंबर था। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, द रोक ट्रेडर। हाँ, जो फिल्म का नाम है रोक ट्रेडर, वो आप देख सकते हो, इसी पे बनी है, निक लीसन पे। तो निक लीसन जब इसको एंड में वो ज़ाहिर पकड़ा, इतना कंपनी के लॉसेज और ये सारी चीज़ें हो गई, तो जब इसको लेके आएंगे भाई, ज़ाहिर सारे पावर्स भी इसी के हाथ में थे ये वो, क्योंकि अच्छा एक बात याद रखना, ये जितने चोर होते हैं ना, ये जितने बड़े फ्रॉडी, इनसे बड़ा काबिल कोई नहीं होता, ये भी याद रखें, दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, बस ये इनकी एनर्जी सारी नेगेटिव लग जाती है। देखिए ना, ये कोई मामूली लोग नहीं होते, ये जो आपके एनरॉन के हेड्स, जेफरी स्किलिंग, उसका उठा के देख लो, सीईओ को, तो मामूली आदमी थोड़ी होते हैं ये लोग। अब इन सब की हिस्ट्री उठा के देखिए, ये बहुत काबिल होते हैं, इनका पूरा बचपन दिखाया जाता है डॉक्यूमेंट्रीज में, दे आर पीपल। अच्छा, अब इस निक लीसन को जब पकड़ लिया और सारी चीज़ें और सब कोलैप्स और सारा तबाही मचा दी इसने, तो इसने भी ये बोला कि बोला दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं नहीं होता, यानी इफ़ आई वर नॉट द पर्सन, मे बी समबडी एल्स, इसकी जगह कोई और होता, मैं होता, आप होते, बोला वो भी यही करता, क्योंकि सिस्टम इजाज़त दे रहा था ये काम करने की। अब तुम सारे पावर उसके हाथ में दे दोगे कि हेड ऑफ सेटलमेंट भी तुम हो, इन्वेस्टमेंट तो खुद ही एडजस्ट कर लेता था और लॉसेज इधर दिखा देता था, रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो दिखा रहा होता था, प्रॉफिट ही दिखा रहा होता था, कंपनी कहाँ से कहाँ ले गया और फिर एंड में क्रैश डाउन, ख़त्म, कहानी समझ गए। तो ये है, उसने यही बोला कि बोला ये मेरा कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है, और सिस्टम अब आप समझ गए, गवर्नेंस। Anyways, auditors also need to be aware of their critical role in corporate governance and maintain independence to carry out. एनरॉन गलत कर रही थी, ऑर्थर एंड एंडरसन क्या कर रही थी, उसको भी तो ख्याल करना था ना ऑडिटर्स को, उसने भी नहीं किया, वो भी तो अपनी इंडिपेंडेंस बेच के चले गई,
एनीवेज, ऑडिट कमेटीज देखें, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गलती नहीं करना, ये है कंपनी के अंदर कौन होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, और इसी तरह एक डिपार्टमेंट होता है इंटरनल ऑडिट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, उस पर एक चैप्टर है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी कंपनी की नहीं है, वो बोर्ड लेवल कमेटी है. बोर्ड लेवल कमेटी, ऑडिट कमेटी. ये कोई ये नहीं रोज़ 9 से 5 आते हैं, नहीं, ये बोर्ड की तरह कमेटी है ऑडिट कमेटी. इट्स नॉट इंटरनल ऑडिट. कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट्स इंटरनल. नो, ऑडिट कमेटी अलग है, कंप्राइजेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. For a listed company, an audit company is how the board establishes formal and transparent policies and procedure. और मैंने कल आपसे कहा था कि आज सारे बड़े रोल ऑडिट कमेटी के ही हैं. बोर्ड को उन्होंने बिल्कुल ईजी किया हुआ है, सारा काम ऑडिट कमेटी अपने हाथ में रखती है. To meet the audit risk and internal control principle, it is also best practice for unlisted and other entities. An audit committee should comprise at least 3 independent non-executive directors, 2 for a smaller company, at least 1. ये बात जो कल बोली थी, क्योंकि ऑडिट कमेटी की एक जॉब ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हैं. तो जब तक उनमें ऐसा एक बंदा नहीं होगा हु नोज फाइनेंशियल एक्सपर्टीज. अच्छा, कुछ मुल्कों के कोड इतने खतरनाक हैं, वो बोलते हैं एक नहीं दो चाहिए, एक बिक गया तो. यानी सोचें एक महफिल है डॉक्टर्स की और उसमें एक ही अकाउंटेंट है, वो IFRS कैसे भी पढ़ा दे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है. डॉक्टर्स को क्या पता चलेगा कि IFRS क्या होता है. वो सारे बड़े अरे हाँ यार बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहा है. लेकिन अगर कोई दूसरा बैठा होगा ना, वो पकड़ लेगा, बोलेगा अच्छा भाई वाड़े वाह ज़बरदस्त, ये कौन सी बात कर रहे हो, ये कौन सी डेप्रिसिएशन पॉलिसी लाए हो, है भाई, ऐसा तो होता ही नहीं है. कहानी समझे. इसीलिए कुछ ममालिक में, आई थिंक जापानीज़ या सिंगापुर कोर्ट में होते हैं यार, 2 बंदे बैठा हुए ऐसे, जैसे नहीं जहाज़ में जब जो सिक्योरिटी बैठी होती है तो एक गार्ड नहीं होगा, 2 गार्ड होंगे, 3 होंगे. और मज़े की बात यह है कि उस फ्लाइट में तीनों गार्ड्स को ये नहीं पता होता कि कौन सा गार्ड दूसरा और तीसरा है. अगर वो पता चल जाए और एक बंदा बिक गया तो पहले उन दोनों को शूट करेगा ना. तो इसीलिए तीनों को नहीं पता होना चाहिए. जब प्रेसिडेंट की मूवमेंट होती है तो किस गाड़ी में बैठा है वो आगे पीछे गाड़ियों को भी नहीं पता होता कि आज प्रेसिडेंट ने किस गाड़ी में बैठना है. बस 5 गाड़ियाँ एक से ऐसी मर्सिडीज़ अंदर जाएंगी और निकल जाएंगी, 1 2 3. अब किस में वो बैठा है ये आगे पीछे गाड़ी को भी नहीं पता होता, ऑल्दो ये तो सब अपने होते हैं. यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस है. तो क्या बोला भाई कि एटलीस्ट शुड वन रेलिवेंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस उसका. एनीवेज, through the audit committee, external auditors are responsible and report to the shareholders, not the executive management. राइट मैंने आपसे कल भी ये बात की कि भाई ऑडिट कमेटी जो है आज उनका रोल ऑडिटर के साथ ज़्यादा है. कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई रिम्यूनरेशन के मसाइल, उनके अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन, सब. द ऑडिट कमेटी इन्हेंसेस द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. अगर ऑडिटर की बीवी यहाँ निकल आई या ऑडिटर के शेयर्स निकल आए, कहीं भी उसकी इंडिपेंडेंस को ख़तरा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी. वो इसको देख रही थी. एंड प्रोवाइड ग्रेटर इंडिपेंडेंस फॉर द इंटरनल ऑडिटर एज वेल. इवन इंटरनल ऑडिटर पे क्या कहा था, वैसे तो चैप्टर है लेकिन फिर बोला था कि इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी, नॉट टू द CFO, नॉट टू द CEO. डुअल रिपोर्टिंग करनी है कर लो, लेकिन ऑडिट कमेटी को ज़रूर बताना वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द कंपनी. जस्ट इमेजिन अगर हमारी कल वाली क्लास ना होती, आज का ये सुनना समझना कितना मुश्किल हो जाता है. ये तो आप बोलते हैं ये क्या चीज़ चल रही है. आज आप इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही है. अब अगर मैं आपको भी बोलूँ ना किसी, असल में अब आप भी हो जाओगे थोड़े शकी. अब आप किसी भी अंकल से मिलोगे, आंटी से, अच्छा जी अंकल ओके आप चेयरमैन और CEO इस कंपनी के, आप सोच में पड़ जाओगे. अभी ये चेयरमैन CEO है, इसका मतलब यही कंपनी को चला भी रहा है, यही बोर्ड मीटिंग में हेड भी है. आप अंकल को शक की नज़रों से पूरे टाइम खाते हुए देखते रहोगे. सोच आपकी अब ऐसी हो जाएगी ना यार, आप सिस्टम को ही अलग नज़र से अब देख रहे हो. कहानी समझे नहीं समझे. ऐसे इसी तरह अंकल आपके इदारे में ऑडिट कमेटी है, बेटा इतने सारे गंदे गंदे सवाल नहीं करते, क्या कर रहे हो. आप लोगों ने खाने पे बुलाया, खाना खाओ और चले जाओ. Anyways, according to the UK code, the main responsibility of the audit committee, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया ऑडिट कमेटी, should include. अब ये सब ऑडिट कमेटी की क्या है भाई, roles and responsibilities. Monitoring the integrity of the financial statement of the company and any formal announcements relating to the company's financial performance. Yes, it is their responsibility. Providing advice
were requested by the board on whether the annual report and accounts taken as a whole, यानी ये एक तरीके से बोर्ड के एडवाइज़र भी होते हैं, ये अप्रेजल भी कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस, सारा काम इनका. Following the audit committees and minimum standards, okay. Reviewing the company's risk management and internal control framework, क्योंकि इनको इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं. यानी एक तरीके से इनका रोल एक ब्रिज का भी है, एक लाइजॉन रोल है कि पहले इनको रिपोर्ट की जाए फिर ये आगे रिपोर्ट करेंगे. हाँ, इंटरनल ऑडिटर इनको रिपोर्ट करें, ये बोर्ड से बात करेंगे. मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल ऑडिट, रिपोर्टिंग टू द बोर्ड हाउ इट हैज़ डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक तरीके से ब्रिज है, ये बीच में कम्युनिकेशन लिंक है. Alright. Establishment and effectiveness of audit committee. Examples of best practice include the audit committee's main role and responsibility should be set out in written terms of reference tailored on a particular circumstances of the company. The company should provide an induction program for new audit committee members. Do you know what is induction? Okay, let me explain you. ये डायरेक्टर्स और सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग. जो नया मेंबर आता है, वैसे तो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, ऑन गोइंग ट्रेनिंग भी होती है, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी CPD ट्रेनिंग, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो अलग चीज़ है. इंडक्शन ट्रेनिंग ये है कि जो नया मेंबर आता है बोर्ड में, ऑडिट कमेटी में, इदारे में, उसको ट्रेनिंग देना. भाई ऑडिट कमेटी में आप चले गए, आपको ये नहीं पता कि इस इदारे में बोर्ड कैसा है, कितने बोर्ड हैं. अच्छा, कुछ इदारों में एक से ज़्यादा बोर्ड भी होते हैं, ये हम SBL में पढ़ेंगे. यूनिटरी बोर्ड, मल्टी टीयर बोर्ड, सुपरवाइजरी बोर्ड, जैसे जापान में 3 बोर्ड भी होते हैं, जर्मनी, और इधर 2 टीयर बोर्ड एंड 3 टीयर बोर्ड. आपको ये पता ही नहीं, आप ऑडिट कमेटी में आगे बैठ गया, काम हो रहा है. आपको ये नहीं पता कि इस कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, PwC, KPMG. आपको ये नहीं पता इसके मेजर सप्लायर कौन है, इसका मेजर कस्टमर कौन है, इस इदारे का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, टॉल है, फ्लैट है, क्या है, इस इदारे में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, हमारी ब्रांचेस क्या, हम ग्लोबल इदारा है, नेशनल. ये सब इंडक्शन ट्रेनिंग का पार्ट है. यू लेट द पर्सन नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, न्यू थिंग. और सिर्फ पहली दफ़ा ट्रेनिंग देके छोड़ नहीं देना. ट्रेनिंग शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑन एन ऑन गोइंग एंड टाइमली बेसिस. तभी तो देखिए ना, इफेक्टिव तभी होगी ना जब लोग ट्रेन होंगे. The audit committee should at least annually meet the external and internal auditors. The audit committee should be provided with sufficient resources to undertake its duty. If you do not have the resources mean human resources means the funds, resources means the training, expertise, time. ये चीज़ें आप उसको नहीं दोगे, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी ऊपर भी हमने बात की. रिकमेंडेशन अबाउट ऑडिट कमिटीज़ रिलेशन कोर फंक्शन, अभी भी ऊपर बात की. रिलेशनशिप विद द बोर्ड, जो मैंने कहा कि एडवाइज़र हैं, अप्रेजल हैं, ये सारी चीज़ें. एनुअल रिपोर्ट, उसको ये पीरियोडिक उसको रिव्यू कर रहे, तभी कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना ज़रूरी. इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड. इंटरनल ऑडिट प्रोसेस एंड ऑब्वियसली द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, उनके साथ, सही है ना, उनकी रिम्यूनरेशन में, उनकी इंडिपेंडेंस में. ये बातें हमने ऊपर भी की, ओरली भी की, और वंस अगेन ये फिर से आ गए. The board has ultimate responsibility for an organization risk management and internal control, but the board may delegate to the audit committee. This is the latest news. क्योंकि आज ऑडिट कमेटी बहुत सारे फंक्शंस जो बोर्ड के हैं, और अगर आप ऐसा सोचें ना, एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचें, एक ऐसी बैंक के बारे में सोचें, जो बैंक ग्लोबल बैंक है, आपको पता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, कंपटीशन, स्ट्रैटेजीज. भाई मार्केट में अभी आप बोले हमारा कॉलेज मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी, अगर हम पूरा दिन सिर्फ यार ऑडिट कमेटी ये कर रही है, बोर्ड ने ये किया, आओ मीटिंग कर लें, ये, अबे तो भाई हम कंपटीशन कब करेंगे, हम पढ़ाएंगे कब, नए कोर्स कब लॉन्च करेंगे, लेक्चर कब रिकॉर्ड करूंगा, अगर पूरा दिन मुझसे यही काम कराओगे. यही तो बहुत बड़ी वीकनेस है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम है. और आप अगर ऐसे बड़े इदारों का सोचें, एप्पल और इनका, तो उनका बोर्ड एक बहुत बिजी बोर्ड होता है. तो वो अगर सारे काम करेगा, दैट इज़ वाई वी हैव अ रिम्यूनरेशन, नॉमिनेशन, ऑडिट कमेटी, HR कमेटी, रिस्क, अभी तो बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं. ये कमेटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? एक वजह मैं मानता हूँ, ताकि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, फेयरनेस आए, इंडिपेंडेंस आई है. लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, टाइम. भाई हमें बोर्ड को टाइम देना है, क्योंकि उसमें इतने काबिल लोग बैठे हैं जिन्होंने मार्केट में टकराना है, स्ट्रेटजी लानी है, नए प्रोडक्ट लानी है. भाई आगे कंपटीशन, एप्पल और सैमसंग कम्पीट कैसे करेंगे अगर पूरा दिन इसी खानापुरी में लगे रहे? तो
भाई गवर्नेंस होगा, कोड होगा, ऑडिट कमेटी। अरे भाई तो काम कब करें अगर यही तुमने करवाना था तो। एनीवेज, द एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस, रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस इंक्लूडिंग, ये बात भी हमने की कि ऑडिट कमेटी जो है आपकी, उसी का आजकल रोल है किसमें भाई, appointment of the auditor. The audit committee should have primary responsibility for the appointment of the auditor. Although हम ये बात पढ़ चुके हैं कि फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर के हाथ में होता है, लेकिन ये आपको रेफरेंस दे रहे होते हैं टर्म्स एंड रेम्यूनरेशन। शेयर होल्डर्स बेचारों को, आम आदमी को नहीं पता कि एक ऑडिट फर्म की क्या तनख्वाह सेट करनी है, तो यही आपको हेल्प करते हैं। इंडिपेंडेंस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं और इस पर हमारे पास अब अगला जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो यही आएंगे, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस वाले, कि भाई कभी उसकी बीवी निकल आई, कभी पुराना दोस्त निकल आया, कभी शेयर्स निकल आया, कभी कुछ निकल आया, तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस गई, तो यही वो काम हेल्प कर रहा होता है। एनुअल ऑडिट साइकिल, प्लानिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर रहे होते हैं, सही ना। ऑलराइट, स्कैन इट, मैनेजिंग नॉन ऑडिट रिलेशनशिप विद ऑडिट फर्म, फेयर चॉइस ऑफ, क्योंकि आपको बताया था ऑडिट फर्म्स जो हैं दे प्रोवाइड नॉन ऑडिट सर्विसेज एज वेल। अब कितनी नॉन ऑडिट सर्विसेज देनी है, क्या करना है, यस चेक करना है। कंडक्टिंग द टेंडर प्रोसेस, किस बेसिस पे हम ऑडिटर को लेके आ रहे हैं सारा। रिम्यूनरेशन, एंगेजिंग विद शेयर होल्डर्स, स्कैन इट, क्योंकि ये बातें हमने सारी पीछे कर ली। Assessment of external audit quality. The audit committee is responsible for overseeing and assessing the entity's external audit and its auditor. It should work to create a culture which recognizes the work of an and all. The audit committee should ask the auditor, क्योंकि ऑडिटर बाकायदा अपनी प्रेजेंटेशन देता है ऑडिट कमेटी को, वंस यू आर डन विद एवरीथिंग फिर आप बाकायदा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आस्क द ऑडिटर टू एक्सप्लेन। और वंस अगेन अगर आपकी ऑडिट कमेटी बिल्कुल फारिग है, दे आर जस्ट फॉर खाना पूरी, तो क्या होगा, ऑडिटर आएगा अपनी सारी बातें करेगा। प्रैक्टिकली हुआ है, नाम तो नहीं ले सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, वो आते हैं। एक दफ़ा तो बाकायदा चेयरमैन ही दूसरा बैठ गया था, बेटा बैठ गया था बाप की जगह, नाम नहीं, वैसे ही जनरल बता। तो बाद में उन्होंने बोला क्या यार अब कैसे आप अप्रूव करोगे, क्या करोगे, बोला बस हो गया ना सर, क्योंकि उसने डिनर पे या बाद में लंच में बाप से साइन करवाने थे। यानी आप सोचें इस तरह का भी कल्चर होता है कि भाई उसको यही नहीं समझ आ रहा कि ये बंदा जो चेयरमैन बैठा है तो वो चेयरमैन ही नहीं है, ये तो वो चेयरमैन ही नहीं है। लेकिन वो चेयरमैन नहीं है तो क्या वो उसी का ब्लड तो है, तो उसके नज़दीक इतना कैजुअल था मामला। तो अच्छा बेचारे ऑडिटर भी क्या करें, फर्म का पार्टनर होता है ना जो खड़े होकर बात कर रहा है, फर्म के पार्टनर को जाकर ऑडिट कमेटी, क्योंकि लेवल ऊपर देखे ना, नॉन एग्जीक्यूटिव और चेयर बैठे, उसको भी तो फर्म का रेवेन्यू बनाना है, वो उसको नाराज़ थोड़ी कर सकता है। अच्छा बेटा कोई नहीं, कर लेंगे, वरना अगली दफ़ा बोलेगा ये पप्पा ये फर्म अच्छी नहीं है, अगली फर्म को ले आओ, फिर आपके फर्म का रेवेन्यू गया। और आप ये याद रखें, बार बार 2-3 दफ़ा बोला है, ऑडिट फर्म्स आर प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स, यस दे आर प्रोफेशनल फर्म्स, बट स्टिल प्रॉफिट मेकिंग तो है ना भाई। मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन पैसे भी तो आपसे लिए हैं ना। अब ऐसा थोड़ी हुआ है कि बिल्कुल ही वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं रील्स बना देते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा फलाई काम हो गया वो ठीक है, लेकिन पैसे भी तो बना ही रहे, ये बात। Review whether the auditor has met the agreed audit plan and understand the reasons for any changes. Obtain feedback about the conduct of the audit from key people involved. कहीं आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आया, आप थ्रू आउट द ऑडिट को ऐसा मसला तो नहीं रहा, ये सारी चीज़ें दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी आइडियल वर्ल्ड की बातें हो रही हैं, इतना वैसे कौन करेगा इतना। Review and monitor the content of external auditor's management letter. Assess whether it is based on a good understanding. Management letter हम पढ़ेंगे आगे, तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी इस वक्त आपको नहीं समझ आएगा, leave it, ठीक है ना। Then comes reporting. The annual report should describe the work of the audit committee. Annual report, not the financial statement, वही heavy duty किताब, उसके अंदर भी audit committee कि भाई एनुअल रिपोर्ट क्या कर रही है, द वर्क ऑफ द ऑडिट कमेटी, द सिग्निफिकेंट इश्यूज कंसिडर्ड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ दीज इश्यूज वर एड्रेस्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट हैज असेस्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस, वेदर अ रेगुलेटरी इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑडिट हैज टेकन प्लेस, इन द केस ऑफ द बोर्ड नॉट एक्सेप्टिंग द कमिटीज रिकमेंडेशन,
एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्ट। ये कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी, अब दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, याद नहीं करने बैठ जाना कि मैं इसको याद करूँगा ना, फिर तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, टाइम नहीं वेस्ट करना। अब वो आया कि भाई बेनिफिट्स और लिमिटेशन बताओ ऑडिट कमेटी के। तो हमें पता है ऑडिट कमेटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तो समझ गए कि इतने एक्सपर्ट हैं कि बोर्ड को एडवाइस करते हैं, इंडिपेंडेंट अप्रेजल कर लेते हैं, और इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए ब्रिज बन जाते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपर्टीज़ अपनी लेके आते हैं, तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन, उन पर भी चेक एंड बैलेंस है, रिलेशनशिप, यानी बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन लिमिटेशन भी तो है ना यार साथ साथ। क्या है? कॉस्ट है। भाई हमने पहले बोर्ड रखा हुआ था, अब ऑडिट कमेटी भी रख ली, कॉस्ट है, खाना पूरी है, टाइम, पहले डायरेक्ट बोर्ड में जाता था, अप्रूव हो जाता था, अब ये पहले रिव्यू कर रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, फिल्टर आया बीच में, बट लिमिटेशन भी आई ना, कॉस्ट लगी, टाइम लगी, फिर अगर बंदे एक्सपर्ट नहीं है तो इट्स यूजलेस। सही है ना, यानी रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, ये चीज़ें आई। हाँ, कई जगहों पे वो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, मैंने आपसे कहा कि वो दे आर रिस्क अवर्स, वो रिस्क नहीं लेने देते, तो ये सारे मसाइल एक लिमिटेशन भी लेके आते हैं, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स हैं कि यस दे प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड ओवरसाइट, यस व्हाई नॉट, इंश्योर मार्केट पब्लिक एंड शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस, वो बहुत बढ़ता है, नीड टू बी एबल टू इन्वेस्टिगेट इश्यूज ऑन द इनिशिएटिव रादर देन एज डायरेक्टेड बाय द सीईओ, चेक एंड बैलेंस है ना सीईओ के ऊपर, वरना तो वही चला लेंगे। मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट दे नीड टू नो, डिटरमिन, यस, as a significant deterrent and minimize the opportunities of for fraud, बचता है, yes, enable the board to delegate through detailed review of audit matters, board के पास टाइम कम है, एक्सपर्टीज कम है, yes, enable NEDs to continue independent judgment, yes, investment decision है, risk analysis है, positive role है इनका, offer the external and internal auditors a direct formal link, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, इंडिपेंडेंस के इश्यूज आ जाते हैं, तो बीच में आके मामलात को सॉल्व करा देते हैं, दैट्स द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। मुझे पता है आप लोग बहुत देर से मैं रीड भी कर रहा हूँ, आप बोर भी हो सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप पॉज करके थोड़ी देर हैव अ कॉफ़ी, चाय, जो चाय करें, मैं तो फिर भी लगा हुआ हूँ। खैर, अब लिमिटेशंस भी हैं ज़ाहिर है, ऑडिट कमेटी में बी कंसिडर्ड एन अननेसेसरी लीगल, क्यों हमारे सर पे इतना बड़ा बर्डन आ रहा है, अननेसेसरी रेगुलेटरी बर्डन, we know how to run the company without anybody else telling us what to do। बोर्ड यही बोलेगा ना यार, जब तुमने हमें हायर किया है, फिर हमारे ऊपर ऑडिट कमेटी क्यों बिठा दी यार, क्यों बिठाई है। द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द टाइम एंड एक्सपर्टीज, भाई हो सकता है आप उनके पास इतना टाइम ही ना, या टाइम कंज्यूमिंग इतना, कि भाई इदारे को आगे बढ़ना है, तेज़ जाना है, स्लो स्लो काम हो रहे हैं, और फिर एक्सपर्टीज़ ना हो, रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ हो। The risk and burden of responsibility placed on audit committee member may result in a sense that the reward is not worth the effort। इतना कुछ काम करने के बाद just the minor thing, or maybe or that the risks are too high। The overall availability of the audit committee may be less than required। वो जो मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली बड़े बड़े लोग उसमें बिठाए जाते हैं, VIPs एंड ऑल दैट, दे डोंट हैव टाइम, तभी ना बाप ने बेटे को भेज दिया, तू जाके अटेंड कर लेना। The audit committee come at a price। The advantage of having one must be effectively used to ensure appropriate cost benefit। सीधी बात है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना होगा कि यार इसका इतना फ़ायदा भी, तभी तो, वरना तो हर छोटी छोटी कंपनी जो है वो ऑडिट कमेटी नहीं रखेगी ना, कि फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में लॉ, जैसे सॉक्स, सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, उसने तो लाजिम कर दिया, भाई हमें तो ऑडिट कमेटी चाहिए, और कोई बात ना करो। Audit committees will only be effective where they can operate as the various governance code intend। Anything less than the respect and underlying the role by the board of directors together with unfettered access to all the information will diminish that effectiveness। यानी जब आपको पता है कि आपको ये वाला सारे काम करवाने हैं, कि आपके पास, अब लेट्स से यू डू नॉट हैव इंटरनल ऑडिट, फिर ऑडिट कमेटी को क्यों रखा है, वो क्या किसको रिपोर्ट करेगी। आपके यहाँ एक्सटर्नल ऑडिट होता ही नहीं है, आप यू ऑलरेडी एग्जाम्ड फ्रॉम दैट, आपके पास वाले शेयर होल्डर्स ही नहीं है, जब आपको ऐसे बहुत सारे काम ही नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू हैव ऑडिट कमेटी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो लिमिटेशन है उसकी। सही है ना। वंस अगेन एग्जामिनर आपके साथ केस स्टडी में खेलेगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज बेस्ड, उसने तो ये करना नहीं है कि यार ये मुझे इसके रटे रटाए फ़ायदे बता दो। ओके, ऑलराइट,
ओके, आखिरी काम क्या भाई? रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल लास्ट, बस थोड़ा सा, और उसके बाद दैट्स द एंड. According to UK code, one of the primary roles of the audit committee is to review the company's internal financial control and internal controls and risk management system. This is very important. सही है ना, कि उन्होंने ये असेस करना है, रिव्यू करना है. दिस इज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर कंट्रोल ही गायब होगा, और इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिटर इनके साथ कनेक्शन में रहेगा, अनलेस एक्सप्रेसली एड्रेस बाय सेपरेट बोर्ड रिस्क कमेटी. एक और कमेटी भी होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकला भी था, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. एक और कमेटी होती है, क्योंकि बोर्ड के साथ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत सारी कमेटीज होती है. वन ऑफ द कमेटीज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, विल डिस्कस इन SBL, इधर नहीं है. लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एब्सेंट है तो फिर ऑडिट कमेटी उसका काम भी कर लेती है. ऑडिट कमेटी बहुत सारे काम कर लेती है, देखो ना, लिख दिया उसने. The board should monitor the company's risk management and internal control system at least annually. Okay. The code is supported by the board has ultimately responsibility for risk management. Determine the nature and extent of the principal risk. We already discussed पीछे. कंपनी की रिस्क एपिटाइट कैसी है, कितनी भूख है, अपनी भूख से ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया कंपनी ने. इंश्योरिंग दैट एन एप्रोप्रिएट कल्चर हैज़ बीन एम्बेडेड. एग्रीइंग ऑन हाउ, एक हमारे पास चैप्टर आएगा इंटरनल कंट्रोल का, वहाँ हम बात करेंगे कल्चर पे, कंट्रोल इन्वायरमेंट और उस पर. सही है ना. एग्रीइंग ऑन हाउ द प्रिंसिपल रिस्क शुड बी मैनेज. जो हमारे बड़े बड़े रिस्क हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा. सही है ना. Training and communication assist in embedding the desired culture and behavior. Effective controls are essential element. We know that. The board should agree on how the principal risk will be managed and mitigated and which controls will be implemented. और मैंने आपको बताया भी कि ये एनुअल, इसका रेगुलर रिव्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क ऐसी चीज़ है जो वॉलेटिलिटी उसमें होती है. रिस्क कांस्टेंट चीज़ का नाम नहीं है, ये अप एंड डाउन होता रहता है, और उसी हिसाब से आपको कंट्रोल भी अप एंड डाउन करने होंगे. दैट्स वाई so many times they mention good governance that you need to have annual review. उसको रेगुलर रिव्यू चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम will include risk assessment, management और mitigation of risk, information and communication systems. भाई आपके पास कितने भी अच्छे लोग हों, इफ़ देर इज़ नो इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन कैसे होगी? कोई अगर अलर्ट हुआ, कोई अलार्म, कोई ऐसा अनएक्सपेक्ट कोई अलार्म भी तो हो कि जो आप घंटी बजाओगे, हाँ भाई किसी को इन्फॉर्म तो करना है, आग लग गई है तो क्या करें, किसको इन्फॉर्म करें, राइट. रिस्क विल डिफर बिटवीन कंपनीज बट मे इंक्लूड फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड रेपुटेशनली. देखें, हर कंपनी का रिस्क अलग अलग होता है. फार्मास्यूटिकल के रिस्क अलग हैं, एयरलाइन के रिस्क अलग हैं, है ना, केमिकल इंडस्ट्री के रिस्क अलग हैं, टेक्सटाइल के अलग हैं, बैंक के अलग हैं, सबके अलग हैं. लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो सबके कुछ ना कुछ कॉमन भी है ना. लेकिन ना, रिस्क विल डिफर बिटवीन बट मे इंक्लूड फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल है, रेपुटेशनल है, ब्रांड है. ये कुछ रिस्क तो ऐसे हैं जो कंप्लायंस रिस्क, वो सब क्या है, वो तो कॉमन रिस्क भी है ना. खैर, एनीवेज, दैट्स द एंड ऑफ दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग. मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल यही रही कि मैं नहीं चाहता था कि आपके साथ शुरू से लेके चलूँ, कि शुरू से मैं ये रीड करा नहीं. मैंने इसीलिए एक एक्स्ट्रा क्लास आपको दी आपका दिमाग बनाने के लिए. वो दिमाग आपका बना, उसके बाद आप समझना शुरू हो गए, और मुझे अब समझ आ गया है कि आपके दिमाग में अब घंटियाँ, देखो मैं इधर लिखता हूँ, अब आपके दिमाग में घंटियाँ ऐसी बजनी चाहिए. इंडिपेंडेंस, ये बजनी चाहिए घंटी. हर चीज़ में आपको न्यूट्रल, आप जज को भी देखोगे, आप बोलोगे यार ये इम्पार्शल होना चाहिए. और ये इंडिपेंडेंस बहुत चीज़ों में, रिलेशनशिप, कि कोई बिजनेस रिलेशन ना हो, शेयर होल्डर ना हो. एक कंपनी का ईडी दूसरी कंपनी का एनईडी है, और उधर जो ईडी है वो इधर का एनईडी है. वट्टे सट्टे की शादी. दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है कंपनी, देखो ईडी भी एनईडी भी है, लेकिन दो बंदे ऐसे हैं जिनका रोल उधर भी है एक और कंपनी में. जो इधर ईडी है वो उधर एनईडी है, जो उधर एनईडी है वो इधर ईडी. क्योंकि आप एक से ज़्यादा कंपनी में एनईडी हो सकते हो, हाँ ईडी नहीं हो सकते आप एक से ज़्यादा, क्योंकि आप फुल टाइम रोल है आपका. तो अब आपके दिमाग में इंडिपेंडेंस की घंटी बज गई है. कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, न्यूट्रल. हाँ, आपके दिमाग में ये घंटी बजी हुई है. अकाउंटेबिलिटी, कि भाई एहतसाब से कोई ऊपर नहीं है. यू विल हैव टू जस्टिफाई योर एक्शन नो मैटर यू आर चेयरमैन. आपके दिमाग में ये घंटी बज गई है, ये जो बड़ी घंटियाँ, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट घंटी. आपके दिमाग में ये घंटी बज गई है. ट्रांसपेरेंसी,
कहीं भी आपको ऐसा नज़र आएगा कि यार देखो इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, हाँ, आपके दिमाग में कम्युनिकेशन चैनल्स, अब समझ आ गए आपको कि भाई इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको करेगा। काम सब अच्छा जा रहा है लेकिन रिपोर्ट किसको करेगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डिस्काउंटिंग ना हो जाए बीच में। मेरी गलतियां मुझे क्यों बता रहे हो, किसी और को बताओ ना जाके, जो और उसको बताओ जो मेरे से थोड़ा ऊपर हो। मेरे नीचे वाले को बताओगे, उसके प्रमोशन मेरे हाथ में है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। अब अपने दिमाग को खोल दें। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस पेपर थिंग और एग्जामिनेशन और कोर्स। आपका दिमाग वैसे भी किसी सिस्टम को देखे तो फ़ौरन पकड़े उसको कि यार इस सिस्टम में ये, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सिस्टम हो, वो टेक्सटाइल का हो, वो घर का सिस्टम हो, छोटी कंपनी हो, मॉम एंड पॉप शॉप स्टोर हो, टक शॉप हो, या कोई बड़ी मल्टीनेशनल हो, या गवर्नमेंट हो, कुछ हो। आपका आपका देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेज हैं, और ये सिस्टम ही इस तरह चलेगा। ये कोई इंडिविजुअल और इंडिविजुअल इसमें से आए या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए, तभी इदारे की ज़िंदगी लॉन्ग टर्म चलेगी। खैर एनीवेज, अब हमें नेक्स्ट मीटिंग में वी विल डिस्कस मोर केस स्टडीज़। कुछ केस स्टडीज़ सारे फोल्डर आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें मौजूद है, आप उसमें जाके भी देखें। उसमें आप जाके देखें MTQs वगैरह, उसमें मैंने सॉल्व की हुई हैं, और आपको नज़र आएंगी कि भाई ये केस स्टडीज़ सही ना। और केस स्टडीज़ भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। अब देखें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एग्जामिनर ने केस स्टडी के साथ खेलना है। उसने ये कोड को रट्टे नहीं लगवाने के 10 ड्यूटी बता दो 20 ड्यूटी बता दो। इट्स ऑल अबाउट, वो आपको वीकनेस बताएगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, और हो सकता है वो आपको बोले मुझे रिकमेंडेशन भी दो। चलें भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।